वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर, वर्क पावर एंड एनर्जी। बहुत ध्यान से समझना, काफी कंसेप्ट आएंगे इसमें। कंसेप्ट कुछ नए नए हैं, वर्क के केस में स्पेशली कुछ नए कंसेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा वेक्टर क्वांटिटीज का। कंसेप्ट लगेगा वेक्टर क्वांटिटीज का। वेक्टर क्वांटिटीज अभी तुम लोगों ने उतने डेप्थ में नहीं पढ़ी है, पर मैं यहाँ वेक्टर क्वांटिटी और ट्रिग्नोमेट्री दो चीज का थोड़ा डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग में घुसा लेना, क्योंकि 10th क्लास में यू विल बी डीलिंग ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वर्क की। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 डील कर रहा था फोर्स के साथ। फोर्स क्या होती है, फोर्स के कॉज क्या होते हैं, फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब उसी फोर्स का एक्सटेंशन, उस फोर्स की जो एप्लीकेशन होती है, उस फोर्स की एप्लीकेशन का जो एक्सटेंशन है, वही वर्क है। अब एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब जब आप किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हो, किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, तो वो बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। जब वो बॉडी मूव कर रही होती है तो हम ये बोल रहे होते हैं कि उस बॉडी पर कुछ वर्क हो रहा है। किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो, अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो आप कुछ काम कर रहे हो। भाई फोर्स आप तभी लगा पाओगे जब आपके पास एनर्जी होगी, है कि नहीं? मान लो तुमसे बोला जाए कि ये बॉक्स उठा के यहाँ से उठा के वहां रख दो, तुम उसके कुंजर पंजे पड़े हुए घर के अंदर, तो कहा कि नहीं मेरे पे हिम्मत ही नहीं है, मतलब यू डोंट हैव एनर्जी, द वर्क डन बाय यू इज जीरो। तुम अभी चुस्त पुस्त हो के बढ़िया खा पी के यार कहाँ रखना है सर, तो ये उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, तो ये उठाया रखा, ये काम कर रहे हो ना। ये वर्क कहाँ से हो रहा है? बॉडी के अंदर की एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, बॉडी के अंदर की एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है। एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी की, दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूँ कि तुमने जब काम किया तो ये काम में आखिरकार हुआ क्या? तुमने अपने हाथों से उस बॉक्स को उठाया, फोर्स, फोर्स लगाई, और तुम उठ के गए उसको रखा कहीं पर, यानी कि तुमने कुछ चला, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्यार है, वही तो आपका कार्य है, और कार्य ही वर्क होता है। और वर्क तभी आता है जब एनर्जी होती है। तो एक्चुअली में वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है। वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है। एनर्जी हम बोलते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। मेरे अंदर एनर्जी है, आई हैव द एबिलिटी टू डू वर्क। मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, आई डोंट हैव द एबिलिटी टू डू वर्क। बात समझ में आया? वर्क और एनर्जी बोथ आर एनालिमस। अब जो मैं वर्क कर रहा हूं, ये वर्क कई प्रकार का हो सकता है, या जो वर्क जिस पे हो रहा है, जो वर्क जिस पे हो रहा है ये कई प्रकार का हो सकता है, तो एनर्जी कई प्रकार की हो सकती है। इसलिए वर्क और एनर्जी अलग अलग टर्म्स ली जाती है फिजिक्स में। फिजिक्स में बात समझ में आई? एक थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दिया कि क्या होता है। सो राइट डाउन वर्क। वर्क, write down work. It is the mode of, point number 1, it is the mode of transfer of energy. Work is the mode of transfer of energy. वर्क का मतलब ही होता है कि आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। आप यहां से उठाओगे एनर्जी और वहां पर एनर्जी ट्रांसफर कर दोगे। यहाँ पर एनर्जी कुछ और है, वहां पर एनर्जी कुछ और है, तो यहाँ से लेके वहां तक की जो एनर्जी का डिफरेंस आया, वही वर्क होता है एक्चुअली में। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं इसको। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ोगे। तो पहली बात, वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, वर्क ट्रांसफर्स एनर्जी। अब ये वर्क जो है, ये जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, वर्क ट्रांसफर्स एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोर्स, विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो फोर्स की रिक्वायरमेंट तो है, बिना फोर्स के, बिना फोर्स के वर्क नहीं हो सकता, बिना फोर्स के वर्क नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कुछ देखा जाए कि फोर्स कौन कौन सी होती है और वर्क क्या होता है। तो मैं तुमको सबसे पहले एक बेसिक चीज बता देता हूँ। ये मेरा कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये कोई एक बॉक्स है जिसका मास है m, कोई बॉक्स है जिसका मास है m। अब मैंने इसमें एक फोर्स लगाई है इधर, एक फोर्स लगाई जो कि अभी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो बाद में देखेंगे।
ठीक है, एक फोर्स लगाई जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाई है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन में। और इस फोर्स को लगाने की वजह से ये बॉक्स मूव कर गया थ्रू अ डिस्टेंस एस। तो दो चीजें देखने को मिल रही हैं। पहली चीज, जो फोर्स का डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, क्योंकि बॉक्स मूव इधर कर रहा है। जो फोर्स का डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। अगर ऐसा है तो अगर तुमसे पूछा जाए वर्क कितना हुआ, तो दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डेफिनेशन गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो है इसको भी आपको बताना पड़ेगा, दिस फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स जो है किस डायरेक्शन में है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। अब वर्क बिल्कुल सही लग रहा है। वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को जिसका कुछ मास है उसको डिस्प्लेस कर दे, उसी के डायरेक्शन में लग के वही वर्क होता है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर एक दो चीज देख लेते हैं। पहली चीज कि फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो कि एस होता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। और जो वर्क होता है ये होता है एक स्केलर क्वांटिटी, ये होता है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब एक बात देखते हैं, क्या? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, बट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगता है, एरो से शो करते हैं। ठीक है, ये फोर्स जो था, ये फोर्स जो था ये हॉरिजॉन्टली लग रहा था, ये फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रहा था। ठीक है, पर ऐसा क्या हुआ कि एक वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी और तीसरी स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तीसरी स्केलर क्वांटिटी आ रही है। तो वेक्टर्स में हम डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट। बस इसको अभी 9th क्लास में तुमको याद रखना है, ठीक है। वेक्टर्स में क्या डिफाइन करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और वैसे एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, अभी डॉट प्रोडक्ट। जो वर्क होता है ये होता है एफ वेक्टर, बीच में आता है डॉट एस वेक्टर। बात समझ में आई? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। जब इस डॉट को हटाते हैं, इस डॉट को हटाते हैं तो वर्क हो जाता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। उसमें हम कौन सा ले रहे हैं? कॉस ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि कंसेप्ट क्या हो। देखो, एक लॉजिक समझना और इस बात को हमेशा याद रख लेना। क्या? ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो पहली चीज तुमको दिमाग में आनी चाहिए, एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ये बात दिमाग में आ गई, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे। बात समझ में आई? मैं इसका उल्टा समझा देता हूं पहले, फिर इस पे आऊंगा। पहले इसका उल्टा समझा देता हूं। क्या? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में, जिसको मैंने एफ एक्स बोला, और एक फोर्स लग रही है वाई डायरेक्शन में, जिसको मैंने एफ वाई बोला। सर एक ऑब्जेक्ट में दो फोर्स कैसे लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। कितनी फोर्स लग सकती है? जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा एक हाथ को यहाँ से खींच रहा है एक्स एक्सिस में, और मेरा एक हाथ को यहाँ सामने खींच रहा है वाई एक्सिस में। समझ में आ गया? दो फोर्स लग रही, तो मेरा एक हाथ यहाँ खींचेगा, मेरा एक हाथ यहाँ खींचेगा। तो मैं जो ऑब्जेक्ट हूँ जिसके ऊपर दो फोर्स लग रही हैं और दोनों फोर्स 90 डिग्री पर है, ये बात ध्यान रखना। दोनों फोर्स कहाँ है? 90 डिग्री पर है। तो इसका मतलब मेरे ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रही है। मैं या तो इधर जाऊंगा या तो इधर जाऊंगा, क्योंकि फोर्स दोनों तरफ लग रही है, तो मैं दोनों तरफ तो नहीं जा सकता ना। तो मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं इधर तरफ जाऊंगा, ऐसे खींचे चला जाऊंगा, ऐसे खींचे चला जाऊंगा। इसका मतलब जो मेरे ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगी, ध्यान से सुनना,
कौन सी फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स, वो यहाँ कहीं लगेगी, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ कहीं लगेगी। तो मैं यही बता रहा हूँ कि मान लो इस ऑब्जेक्ट पे ये रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, ये रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, तो इस रिजल्टेंट फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, इसका मतलब तो यही होता है, एक यहां लग रहा होगा और एक यहां लग रहा होगा। बिल्कुल यही बात, इसको जस्ट उल्टा कह रहा हूं मैं, उल्टा कह रहा हूं। अच्छा, ये जो फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये मान लो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल पे है, जिसको हम बोल रहे हैं थीटा एंगल पे। ये जो फोर्स है एक्स एक्सिस के साथ है, कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। अगर ये थीटा एंगल पे है तो इस फोर्स का, ये जो हमने बोला था ना एफ एक्स, एफ एक्स जो यहाँ लग रहा है, ये एफ एक्स होता है एफ कॉस थीटा, मतलब इस एफ एक्स की वैल्यू ही है एफ कॉस थीटा। ये एफ है, ये एफ है, तो एफ कॉस थीटा। इधर पे क्या आता है? एफ साइन थीटा, मतलब ये जो एफ वाई था ये एफ साइन थीटा है। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। अगर कोई, पहली चीज वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एक्सिस के साथ अगर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है तो उस वेक्टर क्वांटिटी का एक कंपोनेंट आएगा cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट आएगा sin थीटा, और दोनों एक्सिस 90 डिग्री पर होंगी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? पहली चीज नोट डाउन करो। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? ठीक, रब कर दूं, मिटा दूं सब? अच्छा अच्छा, ओके ओके, नोटेड डाउन। सिद्धार्थ हो जाए तो बता देना। हाँ, क्या बोल रहे हो? इज दैट फॉर? ये ये एफ रिजल्टेंट है तो मैंने एफ रिजल्टेंट में आर लगा दिया। अभी तुम आर को हटा दो, आर को हटा दो, ये सिर्फ एफ को ही मान लो, वही रिजल्टेंट फोर्स ही है, रिजल्टेंट फोर्स है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसका कंपोनेंट लूंगा तो मेरे को यहाँ एफ आर कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, मैंने एफ कॉस थीटा लिखा तो एफ मान लो। ठीक है, चलो ऊपर का पार्ट मिटा देता हूँ। अब ये कॉस थीटा का कंसेप्ट क्या हुआ? कॉस थीटा का कंसेप्ट क्या हुआ? कॉस थीटा के कंसेप्ट से पहले एक आध महत्वपूर्ण जानकारी जो कि जानना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण जानकारी जो कि जानना बहुत जरूरी है। क्या? कि मैंने यहाँ पे लिखा कॉस थीटा, थीटा मतलब एंगल होता है। अगर एंगल 0 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अगर एंगल 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अगर एंगल 45 डिग्री है तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अगर एंगल 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। और अगर 90 डिग्री है एंगल तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सॉरी 0। बस ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि वो थीटा 30 या 60 दे देता है या 45 कुछ भी दे देता है, कि कहाँ से देगा क्या देगा सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अभी अब अगले फिगर से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। पहला फिगर मैं वापस से बना रहा हूं जो मैंने बनाया था। दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स की हाउ दे कम और दे डोंट कम, है ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, वहां पढ़ना। अभी तुमको सिर्फ याद रखना है। पहला केस ये था कि ये कोई बॉक्स एन था, यहाँ पर फोर्स एफ लग रही थी, ये बॉक्स एस डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ था। तो मैंने बोला था कि जो वर्क है वो कितना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। और दूसरी बात ये है कि फोर्स जो है मेरा कांस्टेंट है। फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल फोर्स तुम्हारे कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं वेरिएबल फोर्स का भी एक फंडा बता दूंगा बिना कैलकुलस यूज किए, हाउ यू कैलकुलेट वर्क फॉर वेरिएबल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो देखो फोर्स जो था वो कैसा लग रहा था, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने तुमको बोला था कि फोर्स वही लेना है जो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, जो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। अच्छा, अब मैंने बोला ये मास m है और इस पे फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं, और ये बॉक्स डिस्प्लेस होके पहुंच गया यहाँ पर। अब बताओ वर्क कितना है, वर्क कितना है। डिस्प्लेस हुआ s, डिस्प्लेस हुआ s, ठीक है। वर्क पूछ रहा है, तो पहली चीज तो ये आती है कि भैया इस बार फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं, जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है। अच्छा, चलो मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के साथ, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा, ये वाला, इसके साथ कोई एंगल बना रहा है। मान लेते हैं वो एंगल कितना है, थीटा, थीटा, ठीक है। तो तुमको एक चीज समझ में आ गई होगी, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। कौन सा कंपोनेंट लग रहा होगा, अभी मैंने सिखाया था, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लगता है उसको क्या बोलते हैं, एफ कॉस थीटा। अब तुमको एक चीज समझ में आ गई कि अच्छा, हमको वो फोर्स मिल गई है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रही है। क्या है फोर्स, एफ कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस, तो वर्क आ गया एफ कॉस थीटा इंटू एस, या इसी को लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। और मैंने तुमको बताया था एफ एस कॉस थीटा इज नथिंग बट एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसी को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। कुछ देर पहले बताया था, आया समझ में, इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, यहाँ पर बाद में लिख लेना, पहले सब समझ लो, इधर देख लो समझ लो। ये फोर्स लग रहा था इधर, ये फोर्स लग रहा था इधर, ये फोर्स लग रहा था इधर, मैंने ये फोर्स को इधर लगा दिया। थीटा कितना कर दिया, मैं इस फोर्स को यहाँ लेकर आ गया, थीटा कितना कर दिया, जीरो कर दिया, थीटा जीरो कर दिया। इसका मतलब फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, एस इस डायरेक्शन में। अच्छा, तो यहाँ पर हम थीटा इज इक्वल टू जीरो रख के देख लेते हैं। मैंने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस जीरो कितना होता है, 1, तो वर्क कितना आ गया, एफ एस, यही तो था। देखो ना, फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री तो है। यानी ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला। अब मैं तुमको बोलूं कि ये फोर्स 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये फोर्स 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो तुम तुरंत समझ जाना, अच्छा 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। एफ कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 लगा दो, एफ एस √3/2, इतना ही वर्क होगा। क्या सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक। दक्ष को भी समझ में आ गया, वेरी नाइस। नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजें देखेंगे और देखेंगे कि वर्क क्या होता है, कैसे लगता है, क्या यूनिट होती है, आबड़ा कटाबड़ा।
एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे, जहाँ पे भी ये चार्ट बनाया है वहां पर एक वैल्यू और लिख लो। जब थीटा हो जाए 180 डिग्री, जब थीटा हो जाए 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री जो होता है ये होता है -1। और एक बात याद रखना, यहाँ पर ये जो एंगल थीटा है ना, ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा किस किस के बीच में है, ये एंगल थीटा किस किस के बीच में, ये पता होना बहुत जरूरी है। ये एंगल थीटा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल। दिस थीटा एंगल इज बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, ये पता होना बहुत जरूरी, ये पता होना बहुत जरूरी। चलो बहुत बढ़िया, काफी खुशी मिली, खुशी 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 खुशी। हो गया, रब करते हैं इसको, चलो रब कर देते हैं। अब मेरी बात सुनो। क्या? कौन सी बात सर? बात यह है कि हमने वर्क देखा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं। अच्छा, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, तो जो फोर्स होता है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ये तुम पढ़ चुके हो। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो यानी कि वर्क की जो यूनिट आएगी वो आएगी न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर को हम एक और यूनिट से डिनोट करते हैं, जो कि होती है जूल। जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो वर्क की यूनिट या तो न्यूटन इंटू मीटर बोलो या फिर जूल बोलो, एक ही चीज होती है। न्यूटन इंटू मीटर बोलो या फिर जूल बोलो, एक ही चीज होती है। पहली बात, पहली बात। दूसरी बात कौन सी है? दूसरी बात ये है कि ये तो एसआई यूनिट थी। अगर आपसे सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें तो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, और डिस्प्लेसमेंट की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो यानी कि वर्क की जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो एसआई में अगर हम जूल बोलते हैं, तो एसआई में अगर जूल बोलते हैं तो सीजीएस में हम इसको बोलते हैं अर्ग, ERG, अर्ग। दैट इज इक्वल टू डाइन इंटू सेंटीमीटर, यानी 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई, ये बात भी समझ में आ गई। अब इस जूल और अर्ग के बीच में भी कुछ रिलेशन होता है। हाँ होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। कन्वर्जन के लिए मान लो क्वेश्चन में सीजीएस यूनिट दी है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वर्क की। रब करते हैं इसको, इसको रब कर दें। नोट डाउन कर लिया? टाइप ऑफ वर्क की बात करते हैं, टाइप ऑफ वर्क। कौन कौन से प्रकार का वर्क होता है भाई? टाइप ऑफ वर्क। नंबर 1 जीरो वर्क, नंबर 2 पॉजिटिव वर्क, नंबर 3 निगेटिव वर्क। वर्क 3 प्रकार का होता है, एक जीरो होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ठीक, कैसे? ऐसे कैसे मान ले सर हम? चलो जीरो वर्क की बात करते हैं। एग्जाम में एग्जांपल्स आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कोई एक दीवार, दिस इज कोई वॉल, दिस इज कोई वॉल,
और यहाँ पर एक बहुत समझदार लड़का है जो इस दीवार को धक्का लगा रहा है, यानी ये लड़का क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और तुमसे बोला जाए बताओ इसका वर्क कितना है, तो तुम दिमाग लगाओगे, सर ने पढ़ाया था वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो लड़का लगा रहा है, क्या ये दीवार मूव कर रही है, क्या ये दीवार मूव कर रही है, नहीं। तो यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। तो यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू जीरो, तो वर्क कितना आ गया, जीरो। जीरो। जब दीवार हिल ही नहीं रही है, मतलब आप किसी पहाड़ पे धक्का लगा रहे हो, आप बोलो कि नहीं मैं तो वर्क कर रहा हूँ, तुम वर्क कर रहे हो, तुम्हारी फोर्स जो है वो खत्म हो रही है, तुम्हारी एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। क्या वो दीवार को डिसिपेट कर पा रहे हो, एनर्जी तो जा रही है एनर्जी तो जा रही है, लेकिन वर्क जीरो है तुम्हारा, वर्क जीरो है। तुम कहो "यार, मैंने बहुत मेहनत किया है", ऐसे पसीना पूछते हुए पापा के पास आओ, पापा ने बहुत काम किया, जहाँ पर मारेंगे पापा, ये सब काम नहीं करने का। ठीक। तो यानी कि अगर आप किसी चीज को डिस्प्लेस करना चाहते हो और वो डिस्प्लेस हो नहीं रही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ये तो अच्छा लगा जान के। चलो इसका कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल तुमको बताएं, ये तुमने कभी देखा है सिंपल पेंडुलम। वो एक घड़ी आती है जिसमें यहाँ पे एक बॉब होता है, इसका कुछ मास होता है ना, कभी देखा होगा सिंपल पेंडुलम। और ये क्या करती है, ऑक्सीलेट करती है अपनी मीन पोजीशन से, टुचुक टुचुक, और 1 घंटे के बाद आवाज करती है, चिड़ियों की आवाज आ जाती है। ठीक है, घरों में लगी रहती है। तो तुमको ये पता है कि ये जिस स्ट्रिंग से लटकी हुई है, जिस स्ट्रिंग से लटकी हुई है, और तुम इसको उठा के यहाँ लेकर आ गए हो, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गई। अच्छा, क्या इस स्ट्रिंग पे कोई फोर्स लगेगी, बिल्कुल लगती है। रस्सी पे जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं, टेंशन। सर आपने टेंशन दे दी हमको, हाँ बेटा, ये हो गई टेंशन। अच्छा, अब अगर तुम इसको यहाँ से छोड़ोगे, यहाँ से छोड़ोगे, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो है ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। और इस टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, वो है 90 डिग्री। ठीक है, मैंने तुमसे पूछा वर्क बताओ, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, यानी वर्क कितना आया। अच्छा, यहाँ फोर्स की जगह टी रख लो, क्योंकि टेंशन है ना, फोर्स का काम टेंशन कर रही है, तो वर्क कितना आया, जीरो। यानी वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज जीरो। क्लियर है यहाँ तक बात, यहाँ तक सभी को बात क्लियर है। बढ़े आगे। अच्छा, और देखते हैं क्या कहीं वर्क जीरो हो सकता है, क्या कहीं वर्क जीरो हो सकता है। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। देखो, तुमने एक चीज देखा था कि अगर चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, मोशन, और मोशन में भी लास्ट पार्ट सर्कुलर मोशन, तुमने एक रस्सी ली, पत्थर बांधा, ऐसे घुमाने लगे, घिंग 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 घिंग, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो तो ये सब काम करते हो। यानी कि ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये तुम्हारी रस्सी है, और तुम यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट भी मस्त घूम रहा है। या इसी चीज को ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मैं दोनों केस बता देता हूँ। ठीक है, ये ये रस्सी है, और ये कोई मास एम। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों में रोटेशन मोशन और सर्कुलर मोशन हो रहा है। अच्छा, हमको एक चीज पता है कि देखो, वर्क निकालना है, वर्क निकालना है, तो हमको दो चीज का पता होना चाहिए, दो नहीं इनफैक्ट तीन चीज का, एक फोर्स का, एक डिस्प्लेसमेंट का, और दूसरा उनके बीच के एंगल का। अगर ये तीन चीज बता तो हम वर्क निकाल लेंगे। अच्छा, जब ये मास रोटेट हो रहा है, ये सेंटर है, अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यही है ना, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन यही होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही हुआ।
अच्छा, इसमें फोर्स कौन सी लगती है? अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स, ये तो पढ़े हो। और इनके बीच में एंगल कितना आ गया फिर? 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री आ गया तो वर्क कितना हो गया इसका? 0। बस जहां एंगल 90 आ जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वर्क 0 हो गया। यहां देखते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो भैया वही कंसेप्ट, वेलोसिटी इधर, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, और इसमें अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगी, नो डाउट सेंट्रीपिटल फोर्स ही होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है ये वायर में लग रही है, इसलिए इस फोर्स को हम टेंशन बोलते हैं। अभी बताया था टेंशन लगती है वायर में। ठीक है, स्ट्रिंग होती है तो टेंशन लगती है। और अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की बात कर रहे हो, यहाँ पे चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। अभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो द वर्क डन इज 0। क्या सभी को 0 वर्क के एग्जांपल समझ में आ गए? किसी ने भी तुमसे पूछा तो तुम क्या बता सकते हो? यस और नो? ठीक, जैसे मैं तुमसे यहीं पे बोलूं कि यहाँ पर है सन और अर्थ चारों तरफ घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर अर्थ घूम रहा है तो बताओ अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स होगी वो? सेंट्रीपिटल, ग्रेविटेशन फोर्स, दो मासेस के बीच में लगती है। और जबकि वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और उस फोर्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। द वर्क डन बाय दैट इज आल्सो 0। ठीक है, एक एग्जांपल और आता है 0 वर्क का, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल और आता है, ये रब कर दूं, इसको नोट डाउन कर लिया। देखो, आता है एग्जांपल कूली का। कूली, कूली, कूली कितना काम करता है? कूली कितना काम करता है? कूली जानते हो ना, रेलवे स्टेशन जाते हो, एक कूली अंकल होते हैं। ठीक, कूली अंकल जो है मस्त बैठे हुए हैं। ठीक, और तुमने कूली अंकल को अपना सामान दे दिया तो कूली अंकल अपना सामान जो है ऊपर रख लेंगे, जैसे सामान। अच्छा, और अब कूली जो है तुम्हारे पीछे पीछे, या तुम कूली के पीछे पीछे चल दिए, चल दिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कूली कूली जब चल रहा है तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। कूली इस डायरेक्शन में चल रहा है, कूली इस डायरेक्शन में चल रहा है। अच्छा, ये जो सामान है, सामान का मतलब ये हुआ इसका कुछ वेट होगा, वेट कुछ फोर्स लगाएगा, वेट जो फोर्स लगाएगा वो नीचे लगाएगा कितना? mg। वेट जो फोर्स लगाएगा, किसी भी चीज का जो वेट होता है वो mg होता है, पढ़ चुके तुम लोग ग्रेविटेशन। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रही है नीचे डायरेक्शन में, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। सो द वर्क डन बाय कूली इज 0। वर्क डन बाय कूली इज 0। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक बात और, लेकिन कूली बेचारा काम करता है, काम करता है। ठीक, ठीक पैसे नहीं लेता है कि तुम बोलो तुमने तो वर्क ही नहीं किया, वर्क करता है। वर्क डन बाय कूली, वर्क डन बाय कूली ऑन व्हाट? इस वेट को ले जाने में, इस वेट की वजह से, इस वेट की वजह से, इस वेट की वजह से जो वर्क है वो 0 है। इस वेट की वजह से जो फोर्स लग रही है वो 90 डिग्री पर है। लेकिन एक चीज याद रखना, कूली काम करता है, कूली काम करता है, क्योंकि वहां पर एक और फोर्स लगती है। जब कूली आगे की तरफ जाएगा ना तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगता है, ये तो पढ़े होगे तुम लोग क्लास 8 में फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट इसको काम करना पड़ता है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट इसको काम करना पड़ता है, और वही वर्क होता है, और ये उसी पैसे लेता है, इसके पैसे नहीं लेता सामान के। तो बोलता ना लाओ ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी, उसको पता है साला इसका तो कुछ वर्क होएगा ही नहीं। पूरी बहुत इंटेलिजेंट। बात समझ में आ गया? तो 0 वर्क के ये थे सारे के सारे एग्जाम्पल्स, ये थे सारे के सारे एग्जाम्पल्स।
अब बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव वर्क की। पॉजिटिव वर्क की, देखो पॉजिटिव वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क तब होगा, पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब वो जो एंगल थीटा था आपका, वो 0 से लेकर 0 to 90 डिग्री के बीच में हो। अगर एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, तो जो वर्क हो रहा होगा किसी भी बॉडी पर वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जो वर्क हो रहा होगा किसी भी बॉडी पर वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई? लास्ट मिनट बचा है यार, लास्ट मिनट बचा है। चलो वापस से ज्वाइन करो।